स्वागत है आपका मिशन बीपीएससी चैनल में। आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं प्राचीन बिहार के इतिहास के स्रोत। जैसा कि हम सभी जानते हैं, इतिहास के अध्ययन करने के विभिन्न प्रकार हैं, जिसमें से हम कुछ स्रोतों को ध्यान में रख करके इतिहास के अध्ययन प्रारंभ करते हैं। पूर्व ऐतिहासिक युग के लिए कुछ अवशेष मिले हैं, जो कि मुंगेर जिले से, चिरांद सारण से, चेचर से, वैशाली से, सोनपुर सारण जिले से, मनेर पटना से ताम्रप्रस्तर वस्तुएं और मृदभांड प्राप्त हुए हैं। ये वस्तुएं हमें इतिहास के बारे में जानने की में बहुत मदद करते हैं। कुछ लिखित साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, कुछ पुरातात्विक अवशेष मिले हैं। यह अवशेष हमें उस समय के जीवन के जीने के कार्यकलापों से संबंधित जानकारी देती हैं। मौर्यकालीन अभिलेखों के बारे में हम जानें तो यह लौरिया नंदनगढ़, लौरिया अरिराज, रामपुरवा आदि स्थानों से प्राप्त हुए हैं। बराबर की गुफा राजगीर, नालंदा, पाटलिपुत्र, विक्रमशिला से प्राप्त स्मारक, यह भी एक महत्वपूर्ण स्रोत हैं। पूर्व ऐतिहासिक बिहार के दक्षिणी भाग में पुरापाषाण काल के औजार मिले हैं। इससे प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। मुंगेर, पटना, नालंदा, गया पत्थर की कुल्हाड़ी मिले हैं, चाकू मिले हैं, खुरपी मिले हैं। मध्य पाषाण काल के अवशेष मुंगेर से मिले हैं। इसमें छोटे आकार के पत्थर के बने तेज धार एवं नोक वाले औजार हैं। नवपाषाण काल के अवशेष उत्तर बिहार में मिले हैं, चिरांद सारण जिला में, चेचर वैशाली जिला में। इसमें पत्थर के अत्यंत सूक्ष्म औजार के साथ साथ हड्डी के उपकरण प्रचुर मात्रा में मिले हैं। ताम्रपाषाण काल एवं उनके परवर्ती चरण के अवशेष यह हमें मिले हैं चिरांद से, चेचर से, सोनपुर से, गया एवं मनेर पटना से प्राप्त हुए हैं। चिरांद, चेचर, सोनपुर, गया व मनेर पटना से प्राप्त हुए हैं काले एवं लाल मृदभांड। यह 1000 से 900 ईस्वी पूर्व पाए जाते थे। बक्सर एवं चिरांद से काले चमकीले मृदभांड भी पाए गए हैं। ऋग्वेद में यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऋग्वेद में बिहार के लिए कीकट एवं व्रात्य शब्द का प्रयोग हुआ है। इससे प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। अथर्ववेद में अंग एवं मगध का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इन वेदों में किस किस रूप में जिक्र हुआ है, इसके बारे में आप अवश्य ध्यान रखें। ऋग्वेद में कीकट एवं व्रात्य, अथर्ववेद में अंग एवं मगध का उल्लेख मिलता है। यजुर्वेद में सबसे पहले विदेह राज्य का उल्लेख मिलता है। वाल्मीकि रामायण में मलद एवं करुणा शब्द का प्रयोग संभवतः बक्सर क्षेत्र के लिए हुआ है। आप इन चीज़ों को ध्यान से याद रखें। रामायण में मलद एवं करुणा शब्द का प्रयोग बक्सर क्षेत्र के लिए हुआ है। वायु पुराण के अनुसार देखा जाए तो गया को असुरों का राज था। गया में सुर और असुर दो शब्दों का प्रयोग आप इतिहास में देखे होंगे। देवताओं के लिए सुर का और राक्षसों के लिए असुरों का। बिहार में आर्यों का आगमन उत्तर वैदिक काल 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व के मध्य माना जाता है। आर्यों का प्रसार पूर्वी भारत में आरंभ हुआ। भारत में 1000 से 800 ईस्वी पूर्व के मध्य लोहे का उपयोग आरंभ हुआ। लोहे का उपयोग आरंभ होने के बाद साम्राज्य धीरे धीरे बड़े होते गए और युद्ध की संभावना बढ़ती गई और धीरे धीरे छोटे राज्यों की जगह बड़े राज्यों का उदय होने लगा। अथर्ववेद की रचना के समय आर्यों ने बिहार में प्रवेश किया। अथर्ववेद की रचना के समय आर्यों ने बिहार में प्रवेश किया। शतपथ ब्राह्मण, जिसमें कि बिहार का जिक्र सबसे पहले हमें देखने को मिलता है। इसमें विदेह के जनक का उल्लेख सम्राट के रूप में किया जाता है। वराह पुराण में चर्चा है कि कीकट एक अपवित्र प्रदेश है, जबकि गया पवित्र है।
कीकट एक अपवित्र प्रदेश है जबकि गया पवित्र प्रदेश है। इस लाइन को आप ध्यान में रखें। सतपथ ब्राह्मण में, वाराह पुराण में, वेदों में क्या क्या कहा गया है, इन बातों को आप ध्यान में रखें। अन्य पुराणों में जैसे कि वायु, पद्म इत्यादि, इसमें राजगृह जो कि वर्तमान में राजगीर है, यह मगध की प्रारंभिक राजधानी भी रह चुकी है। गया, पुनपुन इत्यादि को पवित्र स्थानों की श्रेणी में रखा गया है। छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व से पूर्व का बिहार, छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व अर्थात उत्तर वैदिक काल में बिहार के राजनीतिक इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए वेद, रामायण, महाभारत, पुराणों के द्वारा दी गई जानकारियों पर निर्भर रहना पड़ता है। प्राचीन काल में जैसा कि आप सभी जानते हैं, लेखन कला अत्यधिक विकसित नहीं हुई थी और जो भी जानकारी हमें मिलती है वो धार्मिक ग्रंथों से मिलती है, सो हम इतिहास के लिए भी उस पर निर्भर रहते हैं। विदेह, यजुर्वेद में सबसे पहले विदेह राज्य का उल्लेख मिलता है। इस तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि विदेह राज्य का उल्लेख सर्वप्रथम किस में मिलता है। राजवंश की शुरुआत इक्ष्वाकु के पुत्र निमि विदेह से मानी जाती है, जो सूर्यवंशी थे। इसी वंश के दूसरे राजा मिथि जनक विदेह ने मिथिला की स्थापना की थी। मिथिला की स्थापना किसने की थी, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। इस तरह से आपके MCQ सॉल्व हो जाएंगे। इसके बाद इस वंश के सभी राजाओं के साथ जनक शब्द जुड़ने लगा। एक महत्वपूर्ण बात ध्यान रखेंगे, 25वें राजा सिरध्वज जनक थे, जिनके द्वारा गोद ली गई पुत्री सीता थी, जिनका विवाह कौशल के राजा दशरथ के पुत्र राम से हुआ है। सिया राम, ये कहानी तो आप सबको पता ही होगा। रामायण की रचना किसने की, यह भी ध्यान में रख सकते हैं आप। इस वंश के अंतिम राजा करल जनक थे। इस वंश के अंतिम राजा करल जनक थे। जनक विदेह अपनी विद्वता के लिए, विद्वानों के संरक्षण के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध हुए। बृहदारण्यक उपनिषद के अनुसार जनक वैदेही के दरबार में आयोजित एक प्रतियोगिता में याज्ञवल्क्य के विजयी हुए। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इतिहास में भी अन्य प्रकार की प्रतियोगिताएं होती रहती थी, जिसमें पुरस्कार के स्वरूप आज की तरह मेडल या फिर धनराशि ना दे करके गाय या फिर जो उस समय की मूल्यतम वस्तुएं थी वो प्रदान की जाती थीं। इस तरह से लोग अपनी श्रेष्ठता भी सिद्ध करते थे।